हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो सभी के सभी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है वो हम आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट गिवन है, फील्ड की डायरेक्शन के साथ इसको 30 डिग्री पर रखा गया है। एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड ये आपको गिवन है। ये पूछा गया है कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है। टॉर्क को कैलकुलेट करना हम इसी चैप्टर में सीख चुके हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन से थीटा डिग्री पर अगर रख दिया जाता है तो उस डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क PA sin थीटा होता है। टॉर्क का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि PA sin थीटा होता है। इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज किया जाएगा। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर गिवन है। E इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम गिवन है। थीटा की वैल्यू हियर 30 डिग्री गिवन है। मैंने यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू को पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से मुझे sin 30 की वैल्यू लगानी पड़ेगी। sin 30 की वैल्यू 1/2 या हाफ होती है, आप सभी बच्चे जानते होंगे। जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू को हाफ पुट किया, पुट करने के बाद में सॉल्व करते हैं तो मुझे डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर आता है। न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क की SI यूनिट होती है। क्वेश्चन 10 हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। 11 क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पॉलीथीन के पीस को बूल के साथ में रब करने से पॉलीथीन पर नेगेटिव का चार्ज इतने कूलम हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि पॉलीथीन पर बूल से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ए पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, बी वाले पार्ट में कितना मास ट्रांसफ़र होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ए वाले पार्ट की बात करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि इस क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है कि पॉलीथीन और बूल को जब रब किया जाता है तो पॉलीथीन पर इतना अमाउंट में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, मींस पॉलीथीन पर इतना चार्ज आ जाता है। निगेटिव साइन यह इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉलीथीन पीस पर इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? तो बूल से पॉलीथीन के पीस पर इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं यही मुझे इसमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, उस क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी हमें सिखाती है कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है, वो NE के इक्वल होता है। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और E एलिमेंट्री चार्ज जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है कूलम।
एन मुझे कैलकुलेट करना है तो एन इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई हो गया। क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी, साइन मुझे नहीं लगाना है, मैग्नीट्यूड का यूज किया गया। ई की वैल्यू हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, सॉल्व किया तो देखा कि 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं? तो वूल से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। जिस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आता है उसी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी में हमें ये कहा गया है कि क्या इस कंडीशन में जब ये रबिंग हो रही है तो क्या मास ट्रांसफ़र होगा? पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी बॉडी को चार्ज कर दिया जाता है तो उस बॉडी का मास अफेक्टेड हो जाता है। न्यूट्रल के कंपैरिजन में या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का मास न्यूट्रल के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया। तो यहाँ यही पूछा गया है कि क्या इस प्रोसेस में मास चेंज होगा? यस। तो सबसे पहले बी में हमें लिखना पड़ेगा यस। कितना मास चेंज होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ट्रांसफ़र कितना मास होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू मैंने लगा दी, अभी कैलकुलेट किए हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी जानते हैं, 9.1 × 10⁻31 होता है। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है, 1.82 × 10⁻18 किलोग्राम मास हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस तरीके से चैप्टर 11 वो क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट कंप्लीट किए हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन 12 को करने वाले हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉपर के बने हुए कोई 2 स्फेयर हैं और दोनों स्फेयर को चार्ज कर दिया गया। आसानी के लिए उनको नाम भी दे दिया, एक स्फेयर ए बोल दिया गया, दूसरे को स्फेयर बी बोल दिया गया। दोनों को चार्ज कर दिया गया और दोनों पर प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू क्या है तो वो आपके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन में गिवन है 6.5 × 10⁻⁻7। दोनों पर एक ही चार्ज प्रेजेंट है। दोनों स्फेयर्स के बीच का गैपिंग 50 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है दोनों को 50 सेंटीमीटर एक दूसरे के दूर रख दिया गया है। और ये कहा गया है कि इस केस में कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो मुझे मालूम है कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट चार्ज्ड रखे होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं या कूलाम्बियन फोर्स बोलते हैं, क्योंकि कूलाम ने ही इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है। तो उस कूलाम्बियन फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है कि ऐसी सिचुएशन में इन दोनों स्फेयर के बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो आपको हमने समझाया तो उसी से पता चल गया कि यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है, मीन्स मुझे कूलाम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो जब कोई 2 चार्ज एयर में रखे होते हैं तो लगने वाला कूलाम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है। मैंने इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दी तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। Q1 का मैग्नीट्यूड 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। QB की भी वैल्यू वही रहेगी। Q1 का मतलब यहाँ पर QA से है और QB का मतलब यहाँ Q2 का मतलब यहाँ पर QB से है। Q1 और Q2 की मैंने वैल्यू पुट कर दी
उसके साथ साथ आर जो है दोनों के बीच का गैप है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद में हमें मालूम है जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 × 10⁻²मीटर में आएगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद में सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन आता है। तो यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है दोनों स्फीयर के बीच में जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है वो कितना होगा 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन होगा। और ये एक रिपल्सिव फोर्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिपल्सिव फोर्स क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक जैसे चार्ज प्रेजेंट हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट और बचा हुआ है, लेकिन बी पार्ट को मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया। ऐसा इसलिए कि बी पार्ट बिल्कुल ए पार्ट के तरीके से है। ए पार्ट के तरीके से है, इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला ए पार्ट में अप्लाई हुआ है वही फॉर्मूला बी पार्ट में अप्लाई होगा। बी पार्ट में केवल ये कह दिया है कि चार्ज को डबल कर दिया गया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो Q1 की वैल्यू पहले की डबल हो गई, Q2 की वैल्यू भी पहले की डबल हो गई, R की वैल्यू पहले की हाफ हो गई। वैल्यू ए पार्ट में गिवन है, उनको आप अप्लाई करके कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। किसके? 12 के बी पार्ट की बात की थी। तो 12 का बी पार्ट एज ए होमवर्क आपके लिए है। फिर भी अगर आप को करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख करके हमें भेजें और हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। पहले हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया और क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में जो भी डेटा यूज किया गया है, जो भी वैल्यू यूज की गई हैं, तो वो क्वेश्चन 12 की यूज की गई हैं। आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो वैल्यू गिवन होगी, आपको इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई दो चार्ज स्फीयर, एक को हमने ए से बोल दिया है, दूसरे को बी से बोला, जैसा कि 12 बोला था। दोनों पर चार्ज सेम चार्ज प्रोड्यूस है, जिसको मैंने Q बोल दिया। Q की वैल्यू 12th वाले क्वेश्चन में दे रखी है कि 6.5 × 10⁻⁻⁷ कूलम है। ये दोनों चार्ज हमारे गिवन है। एक थर्ड अनचार्ज जिसको नाम C दे दिया, पहले उसको A के साथ में टच कराया। अनचार्ज होने की वजह से इसका चार्ज जो है वो मैंने 0 बोल दिया है, इसकी वजह से यहाँ 0 लिख दिया। जैसे ही C को A से मैंने टच कराया, A का चार्ज C में ट्रांसफ़र होने लगेगा बाय कंडक्शन मेथड। चार्ज ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक कि दोनों पर इक्वल ना हो जाए। इसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों ही मैंने दिखा दिए हैं कि C A के साथ में कांटेक्ट में होने से A पर कितना चार्ज बचा है तो Q/2, और C पर कितना चार्ज प्रेजेंट हो गया है तो Q/2 प्रेजेंट हो गया है। अब इस C जिस पर Q/2 चार्ज प्रेजेंट हो गया है, इसको उठा करके B के साथ में टच करा दिया जाता है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर B+C लिख दिया है। B से टच कराएंगे तो फिर भी चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेगा ड्यू टू कंडक्शन मेथड, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर इक्वल ना हो जाए। वही हुआ, दोनों में एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ और इक्वल होने के बाद में B पर कितना चार्ज प्रेजेंट हुआ
3q/4, सी पर कितना चार्ज प्रेजेंट हुआ 3q/4। कैसे कैलकुलेट किया है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का सम कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। सम करने के बाद 2 से डिवाइड करोगे तो इक्वली कितना डिवाइड हुआ है वो मुझे पता चल जाता है, वही मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। तो सी को पहले ए से टच कराया, फिर बी से टच कराया, फाइनली सी को अलग कर दिया। अलग करने के बाद ए और बी को फिर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया और कहा गया कि अब इस सिचुएशन में बताओ कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना लगेगा। तो यहाँ सबसे मेन चीज ये थी, ये समझना कि सी को जब ए से टच कराया तो ए पर कितना चार्ज बचा हुआ है, और सी को जब बी पर टच कराया तो बी पर कितना चार्ज बचा हुआ है। जब आप ये पता कर लोगे तो आसानी से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहाँ बता दिया, ए पर अब चार्ज बचा हुआ q/2 है, बी पर बचा हुआ चार्ज 3q/4 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमीटर है। अब इस केस में कितना फोर्स हो लगेगा वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से कूलम्ब्स लॉ लगा दिया। कूलम्ब्स लॉ लगाने के बाद में 1/4πε0 की वैल्यू लगा दी। Q1 का मतलब है ए पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो ए पर चार्ज प्रेजेंट है q/2। Q की वैल्यू कितनी है 6.5 × 10⁻⁻7, तो मैंने वही लगा दिया इसकी जगह पे 6.5 × 10⁻⁷/2 इंटू Q2 का मतलब B पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो B पर चार्ज प्रेजेंट है 3q/4, तो मैंने 3 लिख दिया। Q की वैल्यू लगा दी, ये वाली जो गिवन है /4, तो /4 कर दिया अपॉन r²। r का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में हमने इस पूरे को सॉल्व किया। सॉल्व करके हम देखते हैं कि फोर्स इस केस में कितना लगेगा, तो 5.7 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझें, वीडियो को बार बार देखें अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सीखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, और सभी बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करके भेजें ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंच सके, और कोरोना में घर बैठकर सभी बच्चे फिजिक्स का आराम से पढ़ सकें और उसका आनंद ले सकें।